हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री क्लास 9 चैप्टर 3, दैट इज नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। तो सबसे पहले हम उस एक प्रोस्पेक्ट को समझने की कोशिश करेंगे, जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पूरे चैप्टर का एक स्ट्रक्चर क्लियर हो जाए। सो फर्स्ट थिंग, व्हाट इज नाजिज्म? सो नाजिज्म बेसिकली एक नाजी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करता था। इट वाज अ पॉलिटिकल पार्टी। नाउ आईएसएम रिप्रेजेंट करता है, जनरली आईएसएम शब्द जो रिप्रेजेंट करता है वो है किसी का आइडियोलॉजी। जैसे एग्जाम्पल वी से सोशल एक सिंपल शब्द है समाज के बारे में, बट इसी के साथ जब आईएसएम लग जाता है तो समाज से रिलेटेड जो है उसके उनके मैटर्स को यूटिलाइज करके एक आइडियोलॉजी के फॉर्म में क्रिएट करना। ठीक है, हम लोगों ने लास्ट क्लास में सोशलिज्म देखा था। ऐसे कैपिटल मींस पैसा, पूंजी। व्हेन दिस इज यूटिलाइज्ड एज अ आइडियोलॉजी, विचारधारा, एक विचारधारा की तरह जब इसका इस्तेमाल किया जाता है, सो वी कॉल इट कैपिटलिज्म। ऐसे ही कम्युनिज्म, ऐसे जो भी आप शब्द उठा सकते हो, कंज्यूमरिज्म, जितनी भी चीजें आप सोच सकते हो, जितनी विचारधारा आ सकता है आपके दिमाग में, ये सारे के सारे किस में आएंगे? एक तरीके के इनके आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट कर। तो ऐसे ही पॉलिटिकल पार्टी था जिसका सर्टेन आइडियोलॉजी था, और पॉलिटिकल पार्टी का हेड कौन था? मेन कौन था? हिटलर। सो इनडायरेक्टली इट वाज अबाउट द आइडिया ऑफ, मींस जो हिटलर का जो सोच था उसका, इनका आइडिया। अब वो क्या था? इनको जो है एक तरीके से सुपीरियरिटी किस बात का? इनको ये लगता था कि इनका जो रेस है वो हाईली सुपीरियर है, और ये सेंस ऑफ सुपीरियरिटी, दैट इज सेंस ऑफ सुपीरियरिटी लीड्स टू डिस्ट्रक्शन का मतलब एक मैसिव जेनोसाइड का मतलब जहां पे बहुत सारे लोगों को, लार्ज नंबर ऑफ पीपल डाइड, वी कॉल इट जेनोसाइड मीन्स लार्ज नंबर ऑफ पीपल डाइड। सो ऐसा नहीं है, यू मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड दैट हम लोगों के अंदर भी किसी न किसी तरीके का सेंस ऑफ सुपीरियरिटी होता ही है। That's what you can say that's what the responsibility of education to contain our mind। हमारे माइंड को उन सब चीजों से बैलेंस करे ताकि हम लोग कोई डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी ना करें। सेंस ऑफ सुपीरियरिटी किसी भी तरीके का हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक व्यक्ति ऐसा है जिसने नॉलेज डेवलप नहीं किया, दे स्टार्ट टू रिकॉग्नाइज हिमसेल्फ, जो पहले से ही कुछ स्टैब्लिश हो। जैसे आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो अपने कास्ट के बेसिस पे खुद को रिकॉग्नाइज कराएंगे, एंड दैट्स नॉट बैड। ठीक है, रिकॉग्नाइज कराओ, अपने रिलीजन के बेसिस पे करेंगे। और अगर कुछ नहीं मिलेगा, मान लो एक ऐसी जगह रह रहे हैं जहां पे ऑलमोस्ट सभी एक ही कास्ट के, एंड दे फाउंड कि ऐसा कुछ अलग नहीं। अगर मैं कहूंगा कि मैं फलाना कास्ट से हूं, सुपीरियरिटी शो नहीं हो रहा है, सारे के सारे सेम रिलीजन है, they start to recognize themselves through the objective items, some objects, जैसे कि बाइक हो गया, बड़ी बड़ी गाड़ियां हो गई, उस चीज से अपने आप को रिकॉग्नाइज, मींस somehow हमारे अंदर बाय डिफॉल्ट सच काइंड ऑफ थॉट ऑलवेज इंसर्टेड। हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं से ये थॉट तो रहता ही है कि किसी न किसी तरीके का सेंस ऑफ सुपीरियरिटी को शो करना। बट ये समझ लो, अगर वो सेंस ऑफ सुपीरियरिटी फालतू चीजों को लेकर है, आप किसी भी तरह, मैंने कहा ना, आप किसी भी तरीके की सेंस ऑफ सुपीरियरिटी कैरी कर सकते हो सकता है आपके अंदर सेंस ऑफ सुपीरियरिटी हो कि मैं कितना ज्यादा खूबसूरत हूं, कुछ भी, बट इट ऑलवेज लीड्स टू दी डिस्ट्रक्शन। अब वो किसी फॉर्म में भी हो सकता है। एक्सट्रीम लेवल ऑफ डिस्ट्रक्शन हम जो है किस में पढ़ेंगे आज?
नाजिज्म को समझेंगे, कितना एक्सट्रीम हो सकता है कि जहां पे लोगों को मारा जा रहा है और जो लोग किल कर रहे हैं, मार रहे हैं, उनकी सोसाइटी इस चीज को जस्टिफाई कर रही है। दैट्स व्हाट वी विल स्टडी, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इन दिस चैप्टर। एंड द पॉइंट इज, ऐसा नहीं है कि जो नाजी ने किया ये फर्स्ट टाइम कोई जीनोसाइड था, और ना ही ये कोई लास्ट जीनोसाइड है। इससे पहले भी कई सारे जीनोसाइड हुए और अब भी चल ही रहा है। तो दैट इज द रीजन हमें हमारी लाइफ को बेहतर करने के लिए इस तरीके के चैप्टर्स दिए हुए, ताकि आप इनके वैल्यूज को समझो। कितना ज्यादा अगर कुछ डिस्ट्रक्टिव है तो वो ह्यूमन इटसेल्फ है, हम ही सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है, डिस्ट्रक्शन हम ही सबसे ज्यादा क्रिएट करते हैं। दैट इज द रीजन हमें उस पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को पढ़ना है, ना कि सिर्फ जो है मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इस चैप्टर को पहले एक बेसिक इंफॉर्मेशन डील करते हैं जो हमारे चैप्टर में। आई थिंक कि पहली बात तो समझ में आ गया, इट्स अ काइंड ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, और हर एक पॉलिटिकल पार्टी का एक सर्टेन एजेंडा होता है, सर्टेन थॉट होता है, थॉट प्रोसेस होता है, उनकी सर्टेन कम्युनिटी होती है जिनको वो रिप्रेजेंट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो काम करते हैं। तो इसमें क्या हुआ था, कैसे हुआ था, उसके बारे में तो देखेंगे ही, लेकिन सबसे पहले ये फिगर आउट करेंगे कि स्टार्टिंग में क्या था। एक इनका जो एंड रिजल्ट था, स्टार्टिंग वाली चीजों को तो समझेंगे, लेकिन पहले इनका एक जो एंड रिजल्ट था उसके बारे में समझ लेते हैं। तो एक सिनेरियो बताया जाता है आपके बुक में, देयर वाज अ 11-year-old बॉय हेलमत। हेलमत एक बच्चा है, बेसिकली जर्मन बच्चा है, और बात है ये 1945 की। 1945 आपको ये पता चलना चाहिए कि पता होना चाहिए कि वर्ल्ड वॉर 2 जब हुआ था, इट इज बिटवीन 1939 एंड 45। जर्मनी का एक मेजर रोल था वर्ल्ड वॉर 2 को एक तरीके से स्टार्ट करने में। सो हम लोग उसको समझेंगे कैसे एक विचारधारा जो है वर्ल्ड डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जाता है। तो जर्मनी का एक बच्चा था 1945 में, उसने अपने मम्मी पापा को बात करते हुए ये सुना, उसके पापा कह रहे थे, हिज फादर, उसके पापा कह रहे थे कि शुड आई किल्ड एंटायर फैमिली, कि एंटायर फैमिली को मैं मार दूं, एंटायर फैमिली, या फिर खुद अकेले ही सुसाइड कर लूं। ये अपने वाइफ से ये डिस्कस कर रहे थे, और ये बात इसने सुना। अच्छा, ये ऐसा डिस्कस क्यों कर रहे थे? इनको डर था इस टाइम तक 1945 में एलाइज पावर, बेसिकली जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था तो 2 मेजर पावर में डिवाइड थे, एलाइज एंड एक्सिस। तो एक्सिस पावर में जैसे कि जर्मनी, इटली, जापान, ऐसे कई सारे छोटे छोटे कंट्रीज थे। और एलाइज पावर में जो थे फ्रांस, यूके, रसिया एंड में यूएस भी। तो इन दोनों का आपस में लड़ाई चल रहा था। ये 45 में हारे थे, तो जब ये हारे थे तो एलाइज पावर एंटर्ड इनटू जर्मनी में एलाइज पावर एंटर हो गया। अब इसके फादर को क्या डर था? ही वॉज फियर, उनको ये बात का डर था, वट एवर आई डिड, जो कुछ भी मैंने, वट एवर आई डिड विद ज्यूस बेसिकली एक कम्युनिटी है इजराइल में जिनका मेन होम ग्राउंड माना जाता है, उनका वहीं पे वो रहते हैं, और बाकी पूरी दुनिया में ये फैले हुए। इनकी कम्युनिटी में एक सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि ये एजुकेशन को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। सो इन्होंने जो चीज ज्यूस के साथ किया था, एंड क्रिपल्ड पीपल, या कह सकते हो डिसेबल्ड पीपल, अपंग लोग, है ना, दिव्यांग लोग, उनके साथ जो किया था इन्होंने, क्योंकि ये थे क्या, एक फिजिशियन थे। क्या थे? फिजिशियन। जो इन्होंने इनके साथ किया था, इनको डर था कि जब
एलाइज पावर वाले हमारे घर आएंगे तो हमारे साथ भी वही करेंगे। तो वही ये डिस्कस कर रहे थे यार कि पूरे फैमिली को मैं डेथ किल कर दूं या खुद को ही सिर्फ डेथ करूं। फाइनली नेक्स्ट डे का सिचुएशन ये था कि ये अपने बच्चे के साथ जो है घूमने गए जंगल में। दे वेंट टू फॉरेस्ट। ये बस समझने के स्टोरी का एक टाइमलाइन है, उसको बस समझने के लिए। वेंट टू द फॉरेस्ट, और जब ये वापस आए दे रिटर्न एंड इन हिज ऑफिस he shot himself, खुद को इसने क्या किया, गोली मार दिया। हेलमुथ ने देखा कि कैसे जो है, क्योंकि अब हेलमुथ के दिमाग में दो चीज चल रहा है ना, उन्होंने अपने पापा को सुसाइड करने के बारे में, पूरे फैमिली को डेथ करने के बारे में सुना था, और अगले ही दिन उनके पापा इवन जंगल गए, घूमने गए, गाने वाने गए, एंजॉय की, बट सडनली ऑफिस में आके खुद को गोली मार दिए। तो भाई ये बच्चा तो पूरी तरीके से डर गया। उसने देखा भी कैसे उसके पापा का पूरा यूनिफॉर्म पूरी तरीके से ब्लड में फिल्ड है, और उसको फिर कपड़े को जलाया गया। सो एक सर्टेन काइंड ऑफ उसके दिमाग में टेरर या फिर कह सकते हैं डर चला गया अंदर। और इवन डर का लेवल आप समझ लो कि नेक्स्ट 9 ईयर उसने घर पे कभी खाना खाया ही नहीं। He never ate फूड एट होम। उसको लगता था कि उसको मम्मी क्या करेंगी, उसको फियर था कि मदर उसकी पॉइजन दे देंगी, इसलिए उसने खाया नहीं। सो एक इंडिविजुअल व्यक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अंदाजा लगा सकते हो कि सिचुएशन क्या था, किस तरीके के लोगों में डर था, क्या था। और अगर इनकी बात करें तो ये क्या थे, बेसिकली हिज फादर वाज अ मेंबर ऑफ, इनके किसके मेंबर थे, नाजी पार्टी के। और नाजी पार्टी के हेड कौन थे, हिटलर। तो इनके साथ क्या हुआ ये, जब एलाइज वाले जब आए, आर्मी जब आया, तो हिटलर along with his propaganda minister, that is गोइबल, स्पेलिंग अगेन देख लेना, ये इनके जो है प्रोपोगेंडा मिनिस्टर थे। प्रोपोगेंडा मिनिस्टर मींस प्रोपोगेंडा का मतलब होता है, अगेन सारी बातें एक शब्द जो है विजुअलाइजेशन। प्रोपोगेंडा का मतलब होता है प्रोपोगेटिंग, मतलब फैलाना, एजेंडा, जो मेरा एक चाह है, जो मेरा एक इंटेंशन है। तो हिटलर के ये प्रोपोगेंडा, और इनके इंटायर फैमिली व्हाट दे डिड, दे सुसाइड। इन्होंने किल्ड देमसेल्व्स, खुद को क्या कर दिए ये लोग, मार दिए। अच्छा, एलाइज पावर ने क्या किया, अब ऐसा तो नहीं था कि नाजी पार्टी के सिर्फ इतने ही लोग थे, और इनकी गलती क्या थी, पहले आप ये भी समझो। तो इन्होंने किया क्या था, सबसे मेजर चीज जो कह सकते हो, वॉर अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉर अगेंस्ट एक इनोसेंट लोगों को मारा गया। सो व्हाट दे डिड जिनोसाइड हम लोगों ने बात किया था जिनोसाइड के बारे में। दे डिड जिनोसाइड, और कैसे, जैसे कि दे किल्ड 6 मिलियन ज्यूस, 60 लाख जो है ज्यूस, ऑलमोस्ट 1 मिलियन पोलिस। अगेन ये डेटा आप बुक में देखोगे, कंफर्म करोगे, है ना। कुछ क्या, ये भी काफी थे। जिप्सीज देख लेना, 1 या 2 मिलियन। 70,000 ऑलमोस्ट जर्मन, स्पेशली वो जो डिसेबल्ड थे, दिव्यांग थे, है ना। अच्छा, जिप्सीज क्या होते हैं, पोलिस का मतलब वो जो पोलैंड में रहते थे, ठीक है। ज्यूस का मतलब मैंने बता दिया, एक सर्टेन कम्युनिटी है जो इजराइल जो अपने होम को कंसीडर करते हैं, या हिंदी में बोलते हैं इनको यहूदी। जिप्सीज बेसिकली यूरोप में ईस्टर्न साइड में एक रोमानिया कंट्री है, तो वहां के लोग, रोमा पीपल। अब ये पीपल कैसे होते हैं, ये नोमैडिक होते हैं। नोमैडिक का मतलब ये है कि ये इधर से उधर मूव करते रहते हैं। सो दे कंसीडर्ड एज
जिप्सी। इसके अलावा कई सारे पॉलिटिशियंस, इनको मारा गया। अच्छा, इन्होंने क्यों किल कर दिया खुद को? क्योंकि एलाइज वाले आ गए थे। एलाइज वालों ने क्या किया, 1945 में एलाइज वाले आए, दे फॉर्म्ड, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक ट्राइब्यूनल बनाया। ट्राइब्यूनल का मतलब क्या होता है? देखो, कोर्ट और ट्राइब्यूनल दो अलग अलग चीज होता है। अगेन मैंने कहा ना, छोटी छोटी बातों का क्लियर विजुअलाइजेशन। व्हेन इट कम्स टू द ट्राइब्यूनल, इट ऑलवेज फॉर ए स्पेसिफिक पर्पज। किसके लिए बनता है? स्पेसिफिक पर्पज। जैसे टैक्स से रिलेटेड मैटर है तो टैक्स को लेकर ट्राइब्यूनल हो सकता है, अदर मैटर होगा तो अदर से रिलेटेड हो सकता है ना, कोई इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, इन्वायरमेंटल मैटर का ट्राइब्यूनल हो सकता है, तो अलग अलग चीजें होगी। तो इन्होंने क्या किया था, इंटरनेशनल मिलिट्री ट्राइब्यूनल बनाया। जो कि कहां था? जर्मनी के न्यूरेम्सबर्ग में। न्यूरेम्सबर्ग एक छोटी सी सिटी है, वहां पे था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रोसिक्यूट किया। प्रोसिक्यूट मतलब चार्ज कराना, चार्ज लगाना, ट्रायल करना, यानी कि कोर्ट के प्रोसीडिंग वाली एक्टिविटी। किस बात का? क्राइम अगेंस्ट पीस, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी एंड वॉर क्राइम। इस तरीके के चार्जेस जो है इन लोगों के ऊपर लगाया गया। अब इनका लेवल ऑफ क्राइम सोचो, किस तरीके से लोगों को मारा गया, आप इसका अंदाजा लगा लो। इन्होंने एक मेथड डिवाइस किया, एक मेथड बनाया था इन्होंने। जीनोसाइड कैसे इन्होंने किया? दे डिवाइस्ड, एक मेथड बनाया, डिवाइस अ मेथड ऑफ किलिंग पीपल। कैसे किलिंग पीपल? थ्रू गैस के थ्रू जो है क्या करते थे, लोगों को मारना। यानी दे क्रिएटेड अ कंसंट्रेशन चैम्बर, एक रूम टाइप का था। और ये था कहां पे? जर्मनी में ही एक सिटी है, ऑस्विट्ज। देख लेना अगेन स्पेलिंग ऑस्विट्ज का। तो कंसंट्रेशन कैंप जर्मनी में, इसके अंदर लोगों को मतलब ठूस देते थे पूरा फोर्सफुली, और ऊपर से फव्वारा टाइप का लगा हुआ है, उसमें से गैस निकलता था, ठीक है, टॉक्सिक गैस, और जिसके कारण लोग इनहेल करते थे एंड पीपल डाइड। सो दिस टाइप ऑफ एक तरीके से एलिगेशन इनके ऊपर लगाया गया। और साथ में इन सब चीजों का आउटकम ये हुआ, ओनली 11 नाजी मेंबर जिसको डेथ सेंटेंस दिया गया। डेथ सेंटेंस मतलब ऑब्वियस बात है, फांसी की सजा दी गई। रिमेनिंग बहुत सारे लोगों को लाइफ सेंटेंस दिया गया। लाइफ सेंटेंस। देखो, इस बार जब वॉर एंड हुआ, वर्ल्ड वॉर जब फर्स्ट एंड हुआ था, तो जर्मनी के ऊपर बहुत ही सीवियर पनिशमेंट दिया गया था। और आप फिगर आउट करोगे, वही एक कॉज था हिटलर के राइज होने का। अगर हिटलर का बॉर्न कह सकते हो, तो इट वॉज द आउटकम ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। जो भी आउटकम था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का, दैट काइंड ऑफ हेट डेवलप इन अ पर्सन लाइक हिटलर, जिसके कारण ये रिजल्ट हुआ, इतने लेवल ऑफ डिस्ट्रक्शन देखना पड़ा। तो इस बार लोग जो है बहुत ज्यादा केयरफुल थे कि ऐसा कोई इतना हार्श पनिशमेंट भी नहीं करना है कि हमें जो है वापस से फिर से कोई वॉर या इस तरीके से सोसाइटी में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो। तो ये जो है हमारा क्या है, एक तरीके से इंट्रोडक्शन चैप्टर का, कि बाद में क्या होगा, कैसे होगा। अब हम उस प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे जहां पे हिटलर जैसे लोगों के थॉट डेवलप हुए, कैसे हुए, क्या हुए, उन सारे प्रोसेस को, क्यों इन लोगों ने जो है इन्हीं लोगों को टारगेट किया, जूइश, पोलिश या जिप्सीज या अदर पॉलिटिशियंस। ये सारे रीजंस को फिगर आउट करेंगे इस डिस्कशन में। इसको मैं मिटाता हूं, फिर आगे डिस्कस करें। सो सबसे पहला हमारा टॉपिक है, दैट इज बर्थ ऑफ वाइमर रिपब्लिक।
सो बर्थ ऑफ वाइमर रिपब्लिक का मतलब है, बर्थ के बारे में क्लियर है, पता क्या होता है। वाइमर एक जगह है जर्मनी के अंदर, एंड रिपब्लिक टर्म रिप्रेजेंट करता है, दैट इज गवर्नमेंट का जो हेड होगा, कंट्री का जो हेड होगा, इलेक्टेड बाय द पीपल, मीन्स हेड ऑफ कंट्री और गवर्नमेंट कह लो, इलेक्टेड बाय पीपल, कोई ऐसा है, ठीक है। जैसे हमारे कंट्री में प्रेसिडेंट है हमारी मुर्मू जी, उनको इलेक्ट किया गया है, क्लियर है। तो इस सिनेरियो को समझते हैं। पहले हम लोग एक ये समझते हैं कि 20th सेंचुरी में, 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में, यानी 19 समथिंग अर्ली, इस टाइम पर जर्मनी एक बहुत बड़ा एम्पायर हुआ करता था। जर्मनी एक तरीके का बहुत बड़ा एम्पायर हुआ करता था। जैसे हम लोगों ने नेपोलियन के बारे में पढ़ा था, इट वाज अबाउट दी 1800 समथिंग, 1815 में नेपोलियन जो है वो डेथ कर गया था। नेपोलियन का सिचुएशन ये था, उसने जर्मनी के कई सारे एरिया को कैप्चर कर लिया। फिर उसके बाद जर्मनी का सिचुएशन ये था कि 1870s के आसपास यहाँ के एक बहुत ही फेमस, एक तरीके से आप सेनापति कह सकते हो, उनका नाम था बिस्मार्क, उन्होंने फ्रांस तक को कैप्चर कर दिया। तो जो जर्मनी का एम्पायर का मतलब एक तरह से अगर हम लोग इनके एम्पायर को समझे, वो भी उन सब कंट्रीज के बारे में जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले, तो ये मान लो जर्मनी है, ये मान लो जर्मनी है, सिर्फ समझने के लिए, ठीक है। ये आपका फ्रांस हो जाएगा, ये यहां पे बेल्जियम, ये डेनमार्क, पोलैंड, यहां पे रसिया, यहां ऊपर लिथुनिया। ये मैं उन्हीं कंट्रीज के नाम लिख रहा हूं जो अभी हमारे जरूरत में आएंगे, बाकी इंग्लैंड वगैरह ये सब आपको पता है। तो सिनेरियो ये था जर्मनी एम्पायर का। कट टू दी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हम लोग पहुंचते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, दैट इज 1914 से 1918। दो पावर थे, कौन कौन से, एलाइड और सेंट्रल। सेंट्रल पावर में जो मेजर एम्पायर्स माने जाते हैं वो थे जर्मनी एम्पायर, इसके अलावा ऑस्ट्रिया एक ग्रुप में थे, ऑस्ट्रिया हो गया, नॉट ऑस्ट्रेलिया, इट्स ऑस्ट्रिया, और एक था ऑटोमन एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर। इसमें कौन थे, यूके दैट इज इंग्लैंड, फ्रांस, रसिया, तो ये मेजर थे। लास्ट में यूएस पार्टिसिपेट करते हैं। जब यूएस पार्टिसिपेट करते हैं तो इस वॉर को जो है एंड वाले सिचुएशन में आता। तो शुरुआत में क्या हुआ था, इनिशियली पीपल पार्टिसिपेट, कि वॉर जब हुआ तो बड़े मजे से लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, और ऐसा होता भी है। वॉर जब होता है तो लोगों को लगता है कि कुछ समथिंग न्यू हो रहा है, मजा आ रहा है। ट्रस्ट मी, वॉर कैन नेवर बी एन ऑप्शन, इट्स ऑलवेज काइंड ऑफ एंड। जब कोई चारा ना हो तभी वॉर होगा। जैसे अभी रिसेंटली हमारे गवर्नमेंट ने मान लो पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया था, वो कभी भी वॉर के लिए नहीं था, इट वॉज काइंड ऑफ रिटेलिएशन मीजर। बट लोगों को लगता था कि नहीं अब पाकिस्तान को खत्म कर देंगे, ऐसा नहीं होता। वॉर हर सिचुएशन में एंड में ही, मतलब ऐसा नहीं है कि आप वॉर का शुरुआत करोगे। सो शुरुआत में लोगों को लगा कि वॉर हो रहा है, बड़े मजे के साथ ये लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, बट लेटर दे रियलाइज कि यूरोप का ह्यूज रिसोर्स डिस्ट्रॉयड, काफी रिसोर्स डिस्ट्रॉय हो गया। जर्मनी जो है शुरुआत में वॉर को स्टार्ट करने वाला जर्मनी था, ठीक है, ऐसा माना जाता है। वॉर किया, लास्ट में जब यूएस की एंट्री हुई तो सब खत्म हुआ, यानी कि सबको डिफीट किया गया, एंड किया गया।
इस एंड के बाद, वॉर को एंड करने के लिए फिर एक ट्रीटी ऑफ वर्सैली हुआ। ट्रीटी ऑफ वर्सैली कब हुआ? दैट इज 1918 मान लो, 1918 1919। वर्सैली कहां पे है? फ्रांस में। ट्रीटी ऑफ वर्सैली हुआ। यहां पर जो है जर्मनी को क्या माना गया? जर्मनी कंसीडर्ड एज वॉर क्राइम। वॉर क्राइम का जो कॉज था, कंसीडर्ड कॉज फॉर वॉर क्राइम। वॉर क्राइम का जो कॉज था उसका रीजन कौन था? जर्मनी। दैट इज द रीजन इनके ऊपर कई सारे रिस्ट्रिक्शन लगेंगे, लेकिन सबसे पहले इस लॉस के कारण, बिकॉज ऑफ दिस लॉस, यहां के जो रूलर हुआ करते थे, जो एम्परर हुआ करते थे, क्योंकि इनका एम्पायर काफी बड़ा था, एम्परर हुआ करते, दे एब्डिकेट हिज पावर। जैसे ही जर्मनी लॉस हुआ, तुरंत जो है क्या हुआ? पावर, यानी कि सिचुएशन क्या था जर्मनी का? अगर हम लोग पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बात करें, सो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर वाज लाइक दिस। देयर वाज अ किंग या एम्परर, प्लस साथ में क्या था? पार्लियामेंट जिसमें पब्लिक के द्वारा इलेक्ट किया जाता था। अब इसके कार जो है, यहां से राजा तो हट गए, बच गया सिर्फ पार्लियामेंट। क्या बचा? सिर्फ पार्लियामेंट, या जर्मन लैंग्वेज में आप कह सकते हो इसको रीस्टैग। जर्मन लैंग्वेज में इसको बोलते हैं रीस्टैग, पार्लियामेंट। सो शुरुआत में, अभी रीस्टैग हम लोग डिस्कस करेंगे, तो जैसे ही एम्परर ने पावर को त्याग दिया, सो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स टू दी पार्लियामेंट। उस टाइम का जो पार्लियामेंट था, दे डिसाइड टू बिल्ड न्यू जर्मन पॉलिटी। क्या किए इन्होंने? डिसाइड किया कि हम लोग जर्मनी का नया पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बनाएंगे। और ये था क्या? इन्होंने एक नेशनल असेंबली बनाया। नेशनल असेंबली, इस नेशनल असेंबली ने क्या किया? इस्टेब्लिश कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, इन विच जिसके अंदर कंट्री का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था, वो फेडरल था। कैसा था? फेडरल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। इसको आप समझते हैं। छोटी छोटी बातों का विजुअलाइजेशन मैंने कहा ना, क्लियर होना चाहिए। पहली बात, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का रीजन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन हमें दो बातों को इंश्योर करता है। वन, इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द पब्लिक। सेकेंड, इट पुट लिमिट ऑन द गवर्नमेंट। ठीक है, ये दो बातों को ध्यान रखना। फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? जैसे हम हमारे कंट्री की बात कर लें, अगर बात करें, हमारे कंट्री में कई सारे राज्य हैं, राज्यों के सीएम होते हैं, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे पीएम है। तो सीएम जो होंगे उनका वर्क एरिया कुछ और होगा, पीएम का कुछ वर्क एरिया कुछ और होगा। मींस इट टॉक्स अबाउट द सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है। सो व्हाट दे डिड, इन्होंने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बनाया जिसके अंदर क्या था? हेड इनके प्रेसिडेंट प्लस जो पार्लियामेंट यानी रीस्टैग था, इसमें होते थे चांसलर, जैसे हमारे यहां होते हैं ना पीएम, चांसलर जैसे पीएम, ठीक है, पीएम प्लस मिनिस्टर्स। इनको जो इलेक्ट किया जाता है, इसके जो मेंबर्स थे, रीस्टैग के मेंबर्स थे,
उनको बोला जाता था डेप्यूटीज। और ये इलेक्ट किससे होते थे? इलेक्टेड बाई यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। मीन्स हर एक एडल्ट इंक्लूडिंग वुमेन, सभी को अधिकार था कि वो जो है अपने ऐसे व्यक्ति को क्या कर सकते हैं? चूज कर सकते हैं। डेप्यूटीज होते हैं, जैसे हमारे यहां क्या होते हैं? एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो ये था कहां पे? रीस्टैग था कहां पे? वाइमार में। वाइमार एक जगह है। प्रेसिडेंट, हेड ऑफ द कंट्री, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, इस तरीके से वाइमार रिपब्लिक का बर्थ हुआ। बट कहानी इतना ही नहीं था। ट्रीटी ऑफ वर्साइले के अंतर्गत कई सारे एक तरीके से रिस्ट्रिक्शन और कई सारे पनिशमेंट इंपोज किया गया। तो आप एक इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, इनके ऊपर पनिशमेंट किस लेवल का था। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो लगभग 6 बिलियन पाउंड का इनके ऊपर पनिशमेंट लगा। इन पे ये लगा कि आप जो है, सबसे बड़ी बात ये कि इनको ठहराया गया कि आप वो हो जिसके कारण ये वर्ल्ड वॉर हुआ, पहला चीज। ठीक, इसलिए यू हैव टू पे ऑलमोस्ट 6 बिलियन पाउंड। 6 बिलियन पाउंड आपको पे करना पड़ेगा। अब वो पे कैसे करेंगे? इसके लिए इनको क्या हुआ? इसके लिए इनके जो कॉलोनीज थे उसको देना पड़ा, क्योंकि उस टाइम पे कई सारे यूरोपियन कंट्रीज थे, उन्होंने क्या करा? बाहर कॉलोनीज बना रखे, तो इनको कॉलोनीज इस कॉलोनी को लॉस करने के कारण इनके पास से 1/10 पॉपुलेशन लॉस हो गया। ये वो पीपल थे जो इनके लिए काम करते थे, पहला चीज। दूसरा, इस कॉलोनीज को लॉस करने के कारण, कुछ एरियाज को लॉस करने के कारण, जैसे एग्जांपल के लिए यहां पे एक एरिया था जिसका नाम था रीनलैंड। अब ये जर्मनी का हाईली रिसोर्सफुल एरिया था। रिसोर्सफुल मतलब यहां पे कई सारे मिनरल्स और इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी चीजें थी। इसको लॉस करना पड़ा, तो समहाउ आप कह सकते हो 13% टेरिटरी लॉस कर दिया। अपार्ट फ्रॉम दैट दे लॉस्ट ऑलमोस्ट 75% आयरन। जो इनके पास आयरन रिसोर्स अवेलेबल था वो 75% ये लॉस किया। 26% कोयला, क्योंकि एनर्जी सबसे इंपॉर्टेंट चीज था उस टाइम पे, कोयला का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस था। सो कोयला जो है 26% दे लॉस्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारी चीजें ये लॉस किए। ये लॉस किसको किए? फ्रांस को दिए, बेल्जियम को देना पड़ा कहीं पे लैंड, डेनमार्क को देना पड़ा, पोलैंड को देना पड़ा, लिथुआनिया को देना पड़ा लॉस में। ठीक है, इसके अलावा इनको जो है ये भी रिस्ट्रिक्शन लगाया गया, पुट रिस्ट्रिक्शन टू बिल्ड आर्मी, कि आप आर्मी नहीं बिल्ड कर सकते। एक डीमिलिटराइज जोन बनाया गया। डीमिलिटराइज जोन बनाया गया मतलब क्या है? जैसे एग्जांपल के लिए फ्रांस है और जर्मनी, इनके बीच का एक सर्टेन एरिया जहां पे आप आर्मी नहीं रख सकते हो, तो ये भी हो गया डीमिलिटराइज जोन बना दिया गया। आर्मी आप स्टैब्लिश नहीं कर सकते हो, वहां पे पुट नहीं कर सकते हो। सो इस तरीके का ह्यूज लॉस इनको फेस करना पड़ा ये वाइमर रिपब्लिक वालों को। वाइमर रिपब्लिक मतलब अगेन राजा के जाने के बाद हु एक्सेप्टेड दिस ट्रीटी, क्योंकि पावर में कौन आया? वाइमर रिपब्लिक, यानी कि पार्लियामेंट के जो मेंबर्स थे। तो ट्रीटी को एक्सेप्ट किसने किया था? याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ट्रीटी एक्सेप्टेड बाई वाइमर रिपब्लिक।
इसके जो मेंबर्स थे, डेप्यूटीज थे, इनके द्वारा जो है ट्रीटी एक्सेप्ट किया गया था। और ये एक तरीके का ह्यूज लॉस था इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने देखा इकोनॉमिक और साथ में मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। इट वॉज अ काइंड ऑफ ह्यूज लॉस। दैट इज द रीजन कि इनको जो है, यानी कि जो ये आए हुए हैं पावर में, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक प्रॉब्लम अल्टीमेटली झेलेगा कौन? आम आदमी। आम आदमी इनको जो है कल्प्रिट मानता था कि जो भी जर्मनी का लॉस है, जो भी जर्मनी का लॉस हुआ वार में, और जो भी एक ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी जो हमें एक्सेप्ट करना पड़ा, उन सब के रीजन कौन है? कौन है? वाइमर रिपब्लिक के मेंबर्स। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं, आगे डिस्कस करते हैं। द इफेक्ट्स ऑफ वॉर। तो इस वॉर का इंपैक्ट क्या पड़ा यूरोप पे, उसको समझते हैं। अगर यूरोप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, यूरोप जहां एक समय पर ये पूरी दुनिया को क्रेडिट देता था एंड कंसीडर्ड एज ए कॉन्टिनेंट ऑफ क्रेडिटर्स, वॉर ने इसको टर्न कर दिया डेप्टर्स में। मींस अब ये पूरी दुनिया से उधार ले रहा है, ये सिचुएशन है पहला चीज। तो कहने का मतलब ये कि सारा यूरोप जो है कहीं ना कहीं अब उधार ले रहा है, बट उनमें भी एक कंट्री ऐसा है जो ज्यादा ही प्रॉब्लम झेल रहा है, दैट इज जर्मनी। क्यों? क्योंकि एक तो जर्मनी को वॉर गिल्ट यानी कि वॉर का दोषी माना गया है ना, वॉर का दोषी माना गया कि तुम्हारे ही कारण भाई वॉर हुआ है। दूसरा, इट वॉज ए ह्यूज नेशनल ह्यूमिलिएशन कि तुमने जो है क्या किया, इस तरीके के ट्रीटी को एक्सेप्ट किया। जर्मनी का मतलब स्पेशली वी आर टॉकिंग अबाउट द वाइमर रिपब्लिक, ऑफ कोर्स जर्मनी एट लार्ज, बट थे इनको ही दोषी दिया जाता था, नेशनल ह्यूमिलिएशन। और इस वॉर ने ही फाइनेंशियली अपंग बना दिया, फाइनेंशियली क्रिपल्ड। रीजन पता ही है, क्योंकि दे हैड टू पे ड्यू टू फोर्स्ड टू पे कंपनसेशन। तो जर्मनी की हालत बहुत ज्यादा बुरी थी। तो हम लोग जर्मनी के ही कॉन्टेक्स्ट में हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एक गवर्नमेंट के कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे और एक जो है हम लोग सोशल सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे। पर उससे पहले एक और बात, इस वॉर के कारण जो है एक तरीके से पॉलिटिशियन जो हुआ करते थे उस टाइम के, पॉलिटिशियन हो गए, मीडिया, ये लोग जो है क्या करते थे, वॉर को ग्लोरीफाई करते थे, स्पेशली ट्रेंच लाइफ को ग्लोरीफाई करना। पहला चीज, ग्लोरीफाई मतलब बढ़ा चढ़ा। ट्रेंच लाइफ का मतलब जहां पे वॉर चल रहा था, बेसिकली जो वॉर वाला एरिया था वहां पे ट्रेंच हुआ करते थे, तो यहाँ पे आर्मी वगैरह रह के लड़ाई करते थे, तो ऐसे बहुत ही लॉन्ग एरिया कवर करता था ट्रेंच, ठीक। तो इन सब जगह पे आर्मी खड़े हुए, तो इनके लाइफ को ग्लोरीफाई करना और पब्लिक में ये शो करना कि किस तरीके का ह्यूमन यानी कि इंसान कैसा होना चाहिए, स्पेशली मैन कैसे होने चाहिए, दैट इज अग्रेसिव। इस चीज को ग्लोरीफाई करना, अग्रेसिव होने चाहिए, स्ट्रांग होने चाहिए, मैस्कुलिन होने चाहिए, ठीक है। इन सब बातों को ग्लोरीफाई करना। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो सोल्जर्स उनको जो है एबव सिविलियन कर दिया गया, तो लोगों को लगने लगा ना कि सोल्जर्स का एक अलग ही रेस्पेक्ट है। प्लस ट्रेंच लाइफ को ग्लोरीफाई करना। बट रियलिटी क्या था? रियलिटी ये था कि ये जो सोल्जर्स थे ये बहुत ही, इनका ट्रेंच लाइफ बहुत ही डिवेस्टेटिंग था, बहुत ही बैड लाइफ था ट्रेंच में।
सिचुएशन आप अंदाजा लगा सकते हो कि दे हैव टू लिव विद द रैट्स फीडिंग ऑन कॉप्सेस मतलब डेड बॉडी। जो वहां पे चूहे वगैरह थे उस एरिया में, उन चूहे जो है वहां पे पड़े हुए डेड बॉडीज को खा रहे थे और उन्हीं के बीच में सोल्जर्स को सरवाइव करना पड़ रहा था। और इनको रेगुलर वे से शेलिंग फेस करना पड़ रहा था, यानी कि गोलीबारी भी फेस करना पड़ रहा था। तो ये तो पूरे यूरोप में ये सिनेरियो बन गया था। यहां पे क्या सिचुएशन था जर्मनी वाला स्पेशली, तो जर्मनी में गवर्नमेंट लेवल पे देखो, जो वाइमर रिपब्लिक के जो मेंबर्स थे, इनके सपोर्टर कौन थे? इनके सपोर्टर थे सोशलिस्ट, डेमोक्रेट्स और कैथोलिक। सोशलिस्ट का मतलब देखो थोड़ा डिफरेंस है, आप ये भी समझ लो। सोशलिस्ट का मतलब जिनका इंटेंशन रहता है समाज में इक्वलिटी गेन करना, वो भी कौन सा? इकोनॉमिक इक्वलिटी, और साथ में इकोनॉमिक इक्वलिटी गेन करना, और कहने का मतलब ये है कि जो भी रिसोर्स है उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो? इक्वल, इस बात पे फोकस करना। वहीं जो डेमोक्रेट्स होते हैं इनका फोकस रहता है पॉलिटिकल फ्रीडम में और रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब आप ऐसे ही थोड़ा सा लॉजिक लगा के देख लो, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसको इकोनॉमिक इक्वालिटी चाहिए वो बाय डिफॉल्ट गरीब ही होगा, और जो डेमोक्रेट्स हैं ये सम लेवल ऑफ, इनके पास कुछ ना कुछ इकोनॉमिक रिसोर्स होगा, और ये तो खैर रिलीजियस हो गए, कैथोलिक। तो ये सपोर्टर्स थे किसके? वाइमार रिपब्लिक के। सोशल स्ट्रक्चर हमने देख लिया। सोसाइटी में जो है ग्लोरीफाई किया जाता था वॉर को, ये सारी चीजें सोसाइटी में सभी जो है इससे तो रिलेटेड थे ही। साथ में अगर हम लोग पॉलिटिकल स्ट्रक्चर देखें तो रिसेंटली अभी डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हुआ था, तो नो डाउट डेमोक्रेसी अपने में क्या था? एक तरीके से अभी बहुत ज्यादा यंग था, फ्रेजाइल स्टेज था डेमोक्रेसी का, और इसने ये भी जस्टिफाई किया इट कुड नॉट स्टॉप्ड या कुड नॉट अवॉइड वॉर। तो वॉर को तो अवॉइड नहीं कर पाया, साथ में ह्यूमिलिएशन भी फेस करना पड़ा। तो कुछ ऐसे लोग थे जो नेशनल प्राइड को फर्स्ट पे रखते थे, एट फर्स्ट, है ना। अपने पास्ट को ग्लोरीफाई करना, पास्ट यानी कि पहले जर्मनी का एम्पायर कितना बड़ा था, तो ऐसे जो ओल्ड सिस्टम पे बिलीव करे उनको बोला जाता था कंजर्वेटिव। ये जो कंजर्वेटिव हुआ करते थे जर्मनी के, ये रेगुलरली इनको क्रिटिसाइज करते थे। क्रिटिसाइज क्या, आप समझ लो, इनको मॉक करते थे। मॉक किस बात से? मतलब चिढ़ाना। इनको कहते थे नवंबर क्रिमिनल, बिकॉज इन नवंबर दे मतलब नवंबर 1918 में जब वॉर चल रहा था तो इन्होंने एलाइड के साथ जो है सीज फायर कर लिया था कि अब वॉर नहीं करेंगे, ठीक है। तो इनको नवंबर क्रिमिनल माना जाता है। किनको? इन लोगों को। और कंजर्वेटिव क्या कर रहे हैं? वो जो ओल्ड सिस्टम उस पर बिलीव कर रहे हैं, डेमोक्रेसी भी साइड छोड़ो। तो कहीं ना कहीं जो जर्मनी के लोग हैं वो इनसे कंजर्वेटिव से ज्यादा अटैच हो रहे हैं। हु इज टॉकिंग अबाउट द प्राइड ऑफ द नेशन, एंड दे हैड सीन कि कैसे अभी कुछ ही साल पहले 1918 का मतलब ये हो गया, देखो 1914 में तो वॉर स्टार्ट हुआ, 1914 के पहले तो राजा ही थे, है ना। राजा तो 1918-19 में छोड़े हैं, उसके पहले तो राजा ही थे।
इसी कार से ये लोग जो है पॉलिटिकल बाद में पार्टीज बनाते हैं। 1930 में पॉलिटिकल स्ट्रक्चरल चेंज होता है पूरा का पूरा। पॉलिटिकल चेंज देखने को मिलता है कब? 1930 में, 1930s के आसपास पॉलिटिकल चेंज देखने को मिलता है। यही मतलब आप ग्राउंड समझो, जो ग्राउंड बना रहा है खुद को सुपीरियर समझने का, है ना। यहां से कैसे, क्योंकि पब्लिक क्या फेस कर रही है, पब्लिक फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा फेस कर रही है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम मेजर उनका फेस करना। तो कहीं ना कहीं कोई अगर ऐसी बातें कहेगा कंजर्वेटिव कि हम लोग पहले ऐसे थे, हमारा लाइफ ऐसा था, इन लोगों ने आके हमें बर्बाद कर दिया ऐसे वैसे, तो फिर सोसाइटी भी ये चीजें एक्सेप्ट करेगा, उस तरीके से फिर आगे बढ़ता रहता है ना। तो ये कैसे आगे टर्न हुआ, कैसे आगे एक तरीके से पॉलिटिकल चेंज लेके आया, अब उसके बारे में डिस्कस करते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, बाकी की बातों को कल डिस्कस करते हैं, ठीक है। थैंक यू।